नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि बच्चों मैंने हर बार व्याकरण के महत्व को आपको समझाया है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। या क्रियन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम अर्थात जिसकी सहायता से किसी भाषा के शब्दों के अलग अलग अंगों का पूर्ण विवेचन किया जाता है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों के सर्वमान्य रूप का बोध होता है तथा भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों की उचित जानकारी होती है। इसे ही भाषा कहते हैं। अब हम आ जाते हैं बच्चों विराम चिन्ह के बारे में। जैसा कि मैंने आपको विराम चिन्ह के बारे में बताया था, इसके पहले हम लोगों ने छठवीं में पढ़ा होगा। विराम का अर्थ होता है रुकना। बोलते समय हम अपनी बात को कुछ रुक कर कहते हैं बच्चों, अथवा विराम देकर बोलते हैं। एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य बोलते समय वाक्य के बीच में भी कुछ रुक कर हम आगे बढ़ते हैं। इससे जो कुछ हम कहना चाहते हैं उसका आशय स्पष्ट हो जाता है। हम लिखित भाषा का प्रयोग करते समय विराम के लिए, इस रुकावट के लिए कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं। उन चिन्हों के अनुसार पाठक उसका आशय समझ लेते हैं। इसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के कितने प्रकार हैं बच्चों? यहाँ पर देखिए आप लोग 12 प्रकार मैंने बताया है। विराम चिन्ह के 12 प्रकार हैं। चिन्ह और उनके नाम देखिए आप लोग। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, देखिए उसका चिन्ह, अल्प विराम, कॉमा, अर्ध विराम, सेमी कॉमा, प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, योजक चिन्ह, हाइपेन, विवरण चिन्ह, कॉलम एंड डैश, उपविराम या अपूर्ण विराम को भी कॉलम, निर्देशक चिन्ह को डैश, कोष्टक ब्रैकेट जो 3 प्रकार का होता है बच्चों। उसके बाद अंतिम है लाघव चिन्ह, अब्रीविएशन, जो आप लोग को इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। सबसे पहले प्रकार की ओर आते हैं। पहला है पूर्ण विराम। किसी बात के या वाक्य के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दीपक स्कूल चला गया, अर्थात वाक्य। दूसरा है ध्यान से सुनो। यहाँ पर भी वाक्य पूर्ण हुआ, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लग गया। प्रश्नवाचक और विस्मय आदि बोधक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम नहीं लगता। अल्प विराम, इसका प्रयोग समान शब्दों, पद बंधों को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे गोपाल, सुरेश, राजेश और मैं विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ 3 नामों को अलग अलग दिखाने के लिए अल्प विराम का उपयोग किया गया है। एक से अधिक उपवाक्य के बीच में भी इसका उपयोग होता है। जो सदा सत्य बोलते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। संबोधन के बाद अन्य पदों से अलग करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। जैसे यहाँ पर सुनो, ध्यान से सुनो, अभिनय, तुम इधर बैठो। तो संबोधित करते हुए व्यक्ति को अलग दिखाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर चौथा देखिए, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए आदि योजक शब्द के पहले भी इसका प्रयोग किया जाता है। मंजू पढ़ रही थी किंतु विवेक बैठा था। अब वह नहीं खेल सकता क्योंकि उसे चोट लग गई। उद्धरण चिन्ह से पूर्व भी इसका उपयोग करते हैं। गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगला, हाँ नहीं के बाद भी अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। देखिए जैसे पहला है, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। दूसरा वाक्य है, नहीं तुम मत जाओ। हाँ और नहीं के आगे भी इसका उपयोग किया जाता है। आइए अब आते हैं अर्ध विराम की ओर। अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकने की आवश्यकता जहाँ पर होती है वहाँ पर अर्ध विराम का उपयोग होता है। जैसे पहला उदाहरण है, ध्यान से पढ़ो परीक्षा निकट है। दूसरा है, लोग उसे गालियाँ देते हैं, वह उन्हें प्यार देता है। लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं, वह उनकी भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। यहाँ कई उपवाक्य एक साथ जुड़कर एक वाक्य बने हैं, तो यहाँ पर अर्ध विराम की आवश्यकता पड़ी है।
अगला आइए बच्चों, चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से अवगत रहोगे। प्रश्नवाचक चिन्ह जिन वाक्य द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। जैसे आप कहाँ गए थे, अब तुम कौन सा कार्य करोगे, कल तुम क्यों नहीं आए, सबके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं, अर्थात यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला बच्चों पांचवा है, आप लोग देखिए उद्धरण चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का आप लोग चिन्ह पहचानते रहोगे। इसका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, आश्चर्य के लिए या फिर वहाँ पर जहाँ घृणा या प्रसन्नता हो उस मनोभाव को व्यक्त किया जाता है, और दूसरा है संबोधन के लिए, जैसे यहाँ पर अरे तुम क्यों, दूसरा छी कितना गंदा दृश्य है, या चौथा शाबाश तुम प्रथम आए। तो यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। छठवां है उद्धरण चिन्ह, देख रहे हो डबल कॉमा आप लोग जिसे कह सकते हो। इसका प्रयोग किसी का कथन उद्धृत करने के लिए या फिर स्पेशली जैसे अलग से खास तौर पे उसे दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या किसी उपनाम किसी पुस्तक का स्पष्ट बोध कराने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कवि जयशंकर जी हैं। अब जयशंकर जी नाम को स्पेशली अलग से दिखाने के लिए एक कॉमा का डबल कॉमा का उपयोग किया गया है। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह देखिए किस प्रकार का होता है, आपको बताया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। इसे विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। द्वंद्व समास, युग्म शब्द, क्रिया विशेषण आदि के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे धीरे धीरे, माता पिता, रोते रोते, रूप ज्ञान, ऐसे दो शब्दों के बीच जो डैश आता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। अगला बच्चों देखो आप लोग यहाँ पर विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का अर्थ होता है किसी के बारे में विवरण करना, उसकी जानकारी देना, उसके बारे में विस्तार से बताना। चिन्ह देखो आप लोग देख रहे हो, किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के प्रमुख भेद, अब कितने भेद हैं उसके विवरण को उसके बारे में बताएंगे, या फिर कारक के 8 भेदों के नाम, तो 8 भेद जो हैं उसके पूरे नाम को हम यहाँ पर विस्तार से बताएंगे, उसे कहते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का उपयोग वहीं पर होता है जहाँ उस शब्द के बारे में हम विस्तार से बताते हैं। अगला है बच्चों यहाँ पर देखिए उपविराम या अर्धविराम, अपूर्ण विराम। इसका प्रयोग प्रायः शीर्षक आदि के लिए किया जाता है। कोई निबंध लिखते हैं या किसी शीर्षक को लिखते हैं तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान एक वरदान या अभिशाप, हिंदी दशा और दिशा, विवेकानंद एक भारतीय आत्मा, चौथा है दहेज प्रथा एक अभिशाप। इस प्रकार जब हम शीर्षक लिखते हैं तो वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। 10वां है बच्चों निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें किसी बात के भाव में परिवर्तन आने पर शीर्षक के आगे उद्धरण देने के पूर्व, संवाद के पूर्व इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई संवाद कर रहा है, जैसे शिक्षक और छात्र संवाद कर रहे हैं, तो शिक्षक पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, तो शिक्षक के आगे निर्देशक चिन्ह छात्र, श्रीमान मेरा नाम विवेक है, तो यहाँ पर दोनों जगह निर्देशक चिन्ह लगे हैं। दूसरा है छात्रों के नाम निम्नलिखित हैं, तो उस नाम के आगे निर्देशक चिन्ह लगाया गया है। 11वां है बच्चों कोष्ठक। यहाँ पर 3 प्रकार के कोष्ठक बताए गए हैं जिसे कहते हैं इंग्लिश में ब्रैकेट। कोष्ठक का प्रयोग क्रम सूचक अक्षरों के साथ तथा क्लिष्ट शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने या अधूरे नाम को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहीं पर संख्या लिखते हैं प्रश्नों के आगे, या फिर अक्षर लिखते हैं वर्णमाला के, जैसे यहाँ पर क ख ग दिया है उसे, तो वहाँ पर कोष्ठक का उपयोग करते हैं। या ऐसे महान पुरुषों, अब यहाँ पर लेखक का अर्थ है मूर्खों, तो वहाँ पर उन्होंने ब्रैकेट में दिखा दिया है मूर्ख।
से दूर रहना चाहता हूँ। अगला है नेहरू जी, उनका पूरा नाम स्पष्ट करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बताया गया है ब्रैकेट में। इस प्रकार कोष्ठक का उपयोग करते हैं। जो दूसरे अलग कोष्ठक है उनका उपयोग गणित में किया जाता है ज़्यादातर। अंत में है बच्चों लाघव चिन्ह। देखिए उसका कैसा चिन्ह होता है। इसका प्रयोग किसी शब्द को संक्षिप्त रूप या छोटा रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल अशोक वाजपेयी न लिख के ले उसके आगे लाघव चिन्ह, जन के आगे लाघव चिन्ह, ए के आगे लाघव चिन्ह और वाजपेयी बहुत शॉर्ट में उस नाम को दर्शाया गया है। अब डॉक्टर हम पूरा न लिख के लाघव चिन्ह का उपयोग करते हैं। प्रोफेसर पूरा न लिख के हम लोग प्रोफेसर भी पूरा न लिख के प्रो लिख के आगे लाघव चिन्ह का उपयोग कर देते हैं। इसी प्रकार एमए हम शॉर्ट में लिखते हैं जिसका पूर्ण नाम क्या है, पूरा विस्तार में मास्टर ऑफ आर्ट। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को विराम चिन्ह के बारे में पूरा जानकारी मिली होगी।